वो सूरतें न जाने किस देश बसतियाँ हैं, अब जिनके देखने को आँखें तरसतियाँ हैं। आदाब नाज़रीन। कोई भी साइट मुजाहिद आज़ादी रतिराम के बारे में मालूमात फराहम ही नहीं करती, जिन्हें समाज सुधार की बेलौस कोशिशों की बदौलत स्वामी श्रद्धानंद और गांधी जी ने देश बंधु का लक़ब दिया था। दिल्ली के तारीखी इलाके पहाड़गंज करोल बाग से गुजरने वाली मशहूर सड़क, जिस पर से हम लोग न जाने कितनी बार आते जाते हैं, ये सोचे बिना कि आखिर ये सड़क किसके नाम पर है। देश बंधु नाम से कुछ तालीमी इदारे भी हैं, पर शायद ही वहाँ के मुलाजिमीन और तुलबा इस हकीकत से वाकिफ हों कि आखिर देश बंधु कौन थे। हेलो, मुझे पता करना है कि क्या मुझे देश बंधु गुप्ता पर पूरी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल सकती है। आप बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली चली जाइए, वहाँ लाला जी के बेटे विश्वबंधु जी से मिल लीजिए। ओके, थैंक यू। लाला देशबंधु गुप्ता का मानना था, निष्काम सेवा लोक धर्म का मूल है। मुल्क और कौम के मसाइल हर वक्त आपको फिक्रमंद रखते, खासतौर से गरीबी। आप अक्सर कहा करते थे, हमारे भारतवर्ष में बहुत गौरवत है। अगर इंसान एक एक दाने की कीमत को समझेगा तो मुल्क से भुखमरी खुद ही खत्म हो जाएगी। आर्य समाज और तहरीक आज़ादी हिंद का पैगाम दूर दूर तक मशहूर करने की गरज से स्वामी श्रद्धानंद ने 7 नवंबर 1923 को दिल्ली से उर्दू रोज़नामा तेज की शुरुआत की थी। लाला देशबंधु गुप्ता इस अखबार के मैनेजिंग एडिटर थे। फिर 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद के गुजर जाने के बाद इस अखबार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आन पड़ी थी। जाने माने मुजाहिदे आज़ादी गोपीनाथ अमन और जनाब धर्मपाल गुप्ता आपके साथी थे। चूंकि लाला जी खुद मुख्तलिफ तहरीकों से जुड़े थे, इसलिए उनके पास हालाते हाजरा का आंखों देखा हाल होता था। ऊपर से उनका कलम भी कागज पर बेबाकी से चलता था। 8 अगस्त 1942 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया की तजवीज़ पास की। मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कांग्रेस लीडर्स गिरफ्तार कर लिए गए। इस अफरा तफरी में कुछ लोग यानी कुछ कांग्रेस रुकन वहां से फरार होने में कामयाब हुए। कुछ कांग्रेस अराकीन चौपाटी पर एक मकान में मिले और आगे का प्लान तय किया। क्विट इंडिया की जो तजवीज़ पास हुई है उसे अखबार में छाप नहीं सकते, डाक से भेज नहीं सकते। ऐसे में करें तो क्या करें? लेकिन मुंबई की इस मीटिंग में क्विट इंडिया की जो तजवीज़ पास हुई है उसकी खबर मुल्क के गोशे गोशे तक पहुंचनी ही चाहिए। लेकिन सवाल है कि कैसे? हम इस तजवीज़ की कसीर तादाद में कॉपियां टाइप करवा लेते हैं, फिर इस तरह जो कॉपियां तैयार होंगी उन्हें हम ले जाकर अपने अपने इलाकों में बांट देंगे। जी, ये ठीक रहेगा। लाला देशबंधु गुप्ता भी इन कॉपियों के साथ बंबई से रवाना हुए, लेकिन आपको खबर मिली कि दिल्ली में पुलिस आपकी तलाश में है। इसलिए
आप आगरा के स्टेशन पर उतरे और गोरखा सिपाही का भेस बदलकर बचते बचाते बजरिए सड़क दिल्ली पहुंचे और यहाँ पहुंचकर टाइप हुआ मसौदा तकसीम किया। इस रूपोशी में आप 2 साल रहे और अपने साथियों के साथ मिलकर दस्ती प्रेस के जरिए अखबार निकालते रहे। उस दौर में जब बरतानवी इस्तेमार ने मुल्क के तमाम बड़े रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया था और अखबार पर पाबंदी लगा दी थी, लाला देशबंधु गुप्ता के अखबार जारी रखने ने कौमी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी में भटकते अवाम की रहनुमाई की और उनमें आज़ादी हासिल करने का जोश और जज्बा खत्म नहीं होने दिया। आप 1944 में पकड़े गए। अदालत ने आपको 2 साल की सजा सुनाई। मियांवाली, लाहौर और मुल्तान जेलों में रहे। ये आपका 7वां और आखिरी सफरे जेल था। आपने छूतछात, जहेज, बाल विवाह और हिंदुस्तानी अवाम पर अंग्रेज हुकूमत के मजालिम के बारे में खुलकर लिखा। क्वेटा में आए जलजले में हजारों की तादाद में लोग मारे गए। लाला देशबंधु गुप्ता ने तेज में खुलकर लिखा कि ये हुकूमत की नाअहली की वजह से हुआ। अगर मदद, दवाइयाँ, डॉक्टर वगैरह वक्त पर दस्तयाब कर दी जाते तो मरने वालों की तादाद कम की जा सकती थी। आपका उस्लूब फ्रांसीसी मुसन्निफ वोल्टेयर के उस्लूब से मिलता जुलता था, सादगी भरा मगर चुभने वाला। 1949 में आपने अंग्रेजी अखबार इंडियन न्यूज़ क्रॉनिकल की जिम्मेदारी संभाल ली थी। आज ये अखबार इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की तहजीब, तमद्दुन, सकाफत और ज़बानों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था ताकि हिंदुस्तानियों में एहसास कमतरी पैदा हो जाए और वो अंग्रेज़ों के सामने सर ना उठा सकें। साथ ही अंग्रेज़ अपनी तहजीब और ज़बान को फ़रोग़ दे रहे थे। ऐसे में हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बहुत सी तहरीकात शुरू हुईं। उन्हीं में से एक थी आर्य समाज। आर्य समाज ने हिंदुस्तानियों को वेदों से जोड़ने की कोशिश की। आर्य समाज ने पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया था और हसास तबीयत नौजवान इससे अनछुए नहीं रहे थे। ऐसे ही नौजवानों में से एक थे पानीपत के शादीराम। शादीराम अर्जी नवीस होने के साथ साथ एक मुसन्निफ भी थे जो उर्दू के मुख्तलिफ अखबारों में मज़ामीन लिखा करते थे। उनकी किताब इल्मे हिंसा का मंबा वेद है अपने वक्त की मशहूर किताब थी। इसी आर्य समाजी दानिश्वर के यहाँ 14 जून 1901 को लाला देशबंधु की पैदाइश हुई। लाला देशबंधु का असली नाम रतिराम था, जो बाद में देशबंधु गुप्ता के नाम से मशहूर हुए। इस हिसाब से देशबंधु गुप्ता को जन्मजात आर्य समाजी कहना गलत ना होगा। आज आपने आने में बहुत देर लगा दी पिताजी। वो कुछ आर्य सन्यासी कल पंजाब आ रहे हैं। उनके रहने सहने और खाने पीने का इंतजाम देखने गया था। ये आर्य सन्यासी कौन होते हैं? वो सन्यासी जिनकी आस्था आर्य समाज में होती है, जो वेद को अपना जीवन का मूल मानते हैं, वो। अच्छा। रति, वैदिक युग हमारे मुल्क की तारीख का सुनहरा बाब है जो जात पात और जाहिलियत जैसी बुराइयों की नजर हो गया। हमेशा याद रखना, इंसान अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है, जात से नहीं। जी। रतिराम देशबंधु की शुरुआती तालीम पानीपत के एक मदरसे में हुई, जहां आपने उर्दू फारसी पढ़नी लिखनी सीखी और आला नंबरों से मिडिल पास किया। फिर आगे की पढ़ाई के लिए 1916 में अंबाला के आर्या हाई स्कूल से मैट्रिक किया और फिर इंडियन सिविल सर्विस के मुकाबला जाती इम्तिहान में हिस्सा लेने की गरज से सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला लिया, जो उन दिनों इस मकसद के लिए मौजू समझा जाता था। 1920 में नॉन कोऑपरेशन तहरीक पास हुई। गांधी जी ने इसे मकबूल आम करने की गरज से जगह जगह के दौरे करने शुरू किए। इसी सिलसिले में गांधी जी भिवानी भी तशरीफ़ लाए। यहाँ पहली बार लाला देशबंधु गुप्ता ने गांधी जी को देखा
और गांधी जी की शख्सियत से खूब मुतासिर हुए। नॉन कॉपरेशन पर मुझे यकीन है ये 1 साल में हमें स्वराज दिला सकता है। हिंदुस्तानियों को अदालतें, सरकारी नौकरियां, तालीमी इदारे छोड़ देनी चाहिए। सभी चरखे पर कते हुए सूत से बना वस्त्र पहने। जलसे में शिरकत के बाद देशबंधु सीधे सेंट स्टीफन्स दिल्ली पहुंचे और वहां के प्रिंसिपल मिस्टर रुद्र से मिले। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? आओ। सर, ये क्या है? तो अब आप कॉलेज नहीं आएंगे और आईसीएस में पार्टिसिपेट करने का इरादा भी खत्म? जी सर, ईश्वर चाहता है कि मैं इस देश के लिए बलिदान दूं, तो मैं बलिदान दूंगा। आप गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी शामिल हो गए हैं? जी सर, मैंने भिवानी में उन्हें पहली बार देखा। उनके नपे तुले अल्फाज और सादगी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर इस मुल्क की खिदमत करने का आज़म कर लिया है। अब मैं हिंदुस्तान में पैदा होने वाली रुई, ऊन और रेशम से हाथ के बने कपड़े पहनूंगा। ऑल द बेस्ट यंग मैन। थैंक यू सर। सेंट स्टीफन्स छोड़ने के बाद लाला देशबंधु गुप्ता ने तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में दाखिला लिया, जिसे लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक की याद में कायम किया था, ताकि जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए उसूलों के पाबंद नौजवान तैयार किए जा सकें। लाला देशबंधु गुप्ता के तईं लाला लाजपत राय की एतमाद और मोहब्बत का जिक्र करते हुए महात्मा गांधी के बेटे जनाब देवदास गांधी ने लिखा है, एक दिन डॉक्टर अंसारी की कोठी पर मैं एक नशिस्त में बैठा हुआ था। लाला लाजपत राय आए और लाला रतिराम देशबंधु गुप्ता का पता करने लगे। मैं हैरान रह गया था कि लाला जी किसे पूछ रहे हैं। अचानक एक नौजवान उठा और लाला जी के साथ चला गया। वो रतिराम देशबंधु गुप्ता जी थे। आप आज़ादी हिंद से ताल्लुक़ रखने वाली सभी तहरीकों में पेश रहे। वेल्स के शहजादे को हिंदुस्तान आना था। यहाँ की हुकूमत ने दबे कुचले लोगों को पैसे और सूट बूट देकर अपने साथ में ला लिया था, ताकि शहजादे को अपनी रियाया खुशहाल लगे। ऐसे में वतन से मोहब्बत करने वालों का हुकूमत का साथ देने वालों को समझाना बेहद ज़रूरी था। आप अपने साथियों के साथ दबे कुचले लोगों की बस्तियों में गए। तुम हमें साथ मिलाने की बात कहते हो। तुम्हारी हिंदू मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी हमें कुओं पर चढ़ने से रोकती है और हमें पियाऊ पर पानी बांस की नलियों से पिलाई जाती है। और तुम कहते हो स्वराज लेंगे। देखता हूँ स्वराज कैसे लेते हो। महात्मा गांधी छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस के नागपुर इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा है, स्वराज हासिल करने की एक शर्त दबे कुचले भाइयों को उनके हुकूक दिलाने की होगी। इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि जब वेल्स का शहजादा पानीपत आया तो शहर में हड़ताल थी, बाजार काले झंडों से सजा हुआ था और गांधी जी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। ऑफिसर, रतिराम जब ऑब्जेक्शनेबल स्पीच डिलीवर कर रहा था तो तुमने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? शहर में दंगे भड़क जाते, मारकाट मच जाती और प्रिंस ऑफ वेल्स जब यहाँ आते तो बॉम्बे वाला हाल देखते। पत्थर वाले कुएं पर होने वाली मीटिंग एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्ट्रेशन और दबे कुचले लोगों के दरमियान थी। रतिराम जैसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को दूर रखने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन काफी सख्त थे। तो ये आदमी वहां कैसे एंटर हुआ? सर वो
I want it in writing. रतिराम की इस दिलेरी से खुश होकर स्वामी श्रद्धानंद ने उनको देश बंधु के लक़ब से नवाजा और कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना वजीर इत्तलात बनाया। वजीर इत्तलात बनते ही देश बंधु गिरफ्तार कर लिए गए। आप पर मुकदमा चला और 5 जनवरी 1922 को आपको 1 साल की सज़ा हुई। आपको मियाँवाली जेल में रखा गया। गांधी जी ने जब भी आज़ादी हासिल करने की गरज से किसी भी तहरीक का शंख बजाया, देश बंधु गुप्ता बिना अंजाम की परवाह किए आगे आए। कांग्रेस ने जब स्वराज हासिल करने की कोशिशें शुरू की तो बरतानवी साम्राज्य के खैरख्वाहों ने तरह तरह की अफवाहें फैलाईं। कांग्रेस बनियों का जमघट है। गांधी के आंदोलन किसानों की जमीनें नीलाम करा देंगे। स्वराज का मतलब है शहरियों के लिए राज्य और गरीब देहातियों के लिए स्वाहा। नतीजतन गांव में बसने वाला हिंदुस्तान कांग्रेस से खिंचा खिंचा रहने लगा। पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस से दूर होते देहाती अवाम को समझा बुझाकर कांग्रेस से जोड़े रखने का काम देश बंधु गुप्ता ने किया। वो गांव-गांव गए, जलसे जुलूसों का इनेकाद किया और भारी तादाद में किसानों और मजदूरों को कांग्रेस में शामिल करके जद्दोजहद आज़ादी को मजबूत बनाया। गांधी जी ने डांडी मार्च 79 सत्याग्रहियों को साथ लेकर शुरू की थी और साबरमती से डांडी तक का फासला 24 दिन में पूरा किया था। ये फासला था 241 मील। डांडी पहुंचकर आपने नमक तैयार किया था। दिल्ली में नमक मोर्चा लाला देशबंधु गुप्ता ने संभाला था। अंग्रेज हुकूमत, 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 अंग्रेज हुकूमत। लाला देशबंधु, तुम ये क्या करता है? आपके इस सवाल का जवाब हिंदुस्तान की तारीख देगी। मैं ये समझता हूँ कि ये काम हुकूमत के मजालिम का रद्द-ए-अमल हो सकता है हमें गोली भी चलाना पड़े। कोई बात नहीं, हम हिंदुस्तानियों की जिंदगी तो गोली की कीमत से भी कम है। अंग्रेज हुकूमत, 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 अंग्रेज हुकूमत। आप 7 बार जेल गए। एक बार आप मुल्तान जेल में थे कि खराब खाने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। फिर 1944 में आपको रिहा किया गया, लेकिन आपकी तबीयत इतनी खराब थी कि स्ट्रेचर पर लेटकर आप दिल्ली पहुंचे। आपकी शरीके हयात मोहतरमा सोना देवी तहरीक आज़ादी हिंद में आपके साथ थीं। आपने मुश्किल से मुश्किल वक्त में अपना और अपने शौहर का हौसला बनाए रखा। घर का सारा कामकाज करना, मेरे मुकद्दमों की पैरवी करना, जेल में मुझसे मिलने आना, आप कितना परेशान होती होंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं होती। आपके गिर्द तवाफ किए बिना मेरी जिंदगी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। मैं खुशनसीब हूँ। आपकी वफाशुआरी और शौहर परस्ती बिल्कुल वैसी है जैसे सीता जी की रामचंद्र जी के लिए थी। वो तहरीके आज़ादी में पूरे तौर पर शामिल रहीं और तहरीके तर्के मवालात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गिरफ्तार हुईं और अदालत में बिला हिचकिचाहट कहा, हम कबूल करते हैं कि हमने सत्याग्रह किया है, मगर हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम अपने मुल्क को आज़ाद और तरक्की की राह पर गामजन देखना चाहते हैं। आप कांग्रेस, आर्य समाज और हिंदू महासभा के साथ जुड़े थे, लेकिन आप 1925 में हिंदू महासभा के दिल्ली इजलास में इख्तिलाफात की वजह से अलग हो गए थे।
आपके आर्य समाजी वालिद अपने वक्त में पानीपत की आर्य समाज शाख के सद्र थे, लिहाजा आर्य समाज से आपका लगाव फितरी था। संध्या हवन, सत्संग, अनुष्ठान आपकी जिंदगी के जुज थे। पक्के आर्य समाजी होने के बावजूद आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के पैरोकार थे। दोनों ही मज़ाहिब के लोग आपका बहुत एहतराम किया करते थे। दोनों कौमों में कभी कभार होने वाली गर्मा गर्मी आपके समझाने बुझाने से ठंडी हो जाया करती थी। लाला जी ने अखबार तेज का कृष्ण नंबर निकालने का सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने मुसलमान आलिमों, शायरों और अदीबों को श्री कृष्ण की जिंदगी पर कलम उठाने की दावत दी और एक नोट अखबार में लिखा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के करीब आ जाएं, एक दूसरे के मज़हब के बारे में उन्हें वाकफियत हो, बदगुमानियाँ और गलतफहमियाँ दूर हों। यही वजह है कि हमें तेज के कृष्ण नंबर में हज़रत मौलाना अहमद सईद, ख्वाजा हसन निज़ामी, सैयद आसिफ अली बैरिस्टर, सीमाब साहब वगैरह के नाम मिलते हैं। आप आर्य समाजी भी थे और कांग्रेसी भी। यही वजह है कि आप दोनों पार्टियों में तालमेल बैठाने का काम बखूबी किया करते थे। गांधी जी आर्य समाज से मुताल्लिक़ कुछ गलत फहमियों की वजह से इस तंजीम के हक में नहीं थे। 28 मई 1924 को उन्होंने यंग इंडिया में आर्य समाज के खिलाफ एक मजमून लिखा था जो आर्य समाजियों को काबिल कबूल नहीं था। ऐसे वक्त में गांधी जी के सामने आर्य समाज की सही तस्वीर पेश करने का काम देशबंधु गुप्ता ने पूरी कामयाबी के साथ किया था। इस तंजीम से बददिल गांधी जी का दिल फिर ऐसा फिरा कि एक मौके पर आपने आर्य समाजियों की तारीफ में कहा, सत्याग्रह तो मैंने भी किया था, लेकिन आर्य समाजियों के सत्याग्रह ने तो मुझे भी मात दे दी। आप दिल्ली वाले नहीं थे, लेकिन जब दिल्ली आए तो दिल्ली का जादू आप पर भी खूब चला और फिर हम हुए तुम हुए के मीर हुए, तेरी जुल्फों के सब असीर हुए। दिहलवियत आपकी रगोपे में रच बस गई थी। दिल्ली से गहरा रिश्ता कायम कर लेने के बाद भी हरियाणा से आपका लगाव ज्यों का त्यों रहा। सारी उम्र आप इसी कोशिश में लगे रहे कि हरियाणा, जिसे अंग्रेज हुकूमत ने 1858 में पंजाब रियासत में जम कर दिया था, पंजाब रियासत से अलग कर दिया जाए ताकि हरियाणा सही मायनों में तरक्की कर सके। लाला जी दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर रहे। 1928 में पंजाब असेंबली के रुकन बने। आज़ादी के बाद आप दस्तूर साज असेंबली के मेंबर बन के आए। जब वो पार्लियामेंट में तब्दील हुई तो लाला जी उसके भी रुकन थे। पार्लियामेंट में लाला जी दिल्ली के मसाइल पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दिलाते रहते थे। ये काफ़ी हद तक आप ही की कोशिशों का नतीजा था कि दिल्ली सी क्लास स्टेट बनी और 1952 के आम इंतखाबात के बाद यहाँ असेंबली वजूद में आई। लाला जी की एक खूबी ये भी थी कि आप मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और हौसले का साथ नहीं छोड़ते थे। एक बार आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोहतरमा सरोजनी नायडू की सरबराही में पहली एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की पूरी जिम्मेदारी लाला देशबंधु गुप्ता के कंधों पर आ पड़ी। आपको 2 महीनों के अंदर इतने बड़े शामियाने को तैयार करवाना था जिसमें 10,000 लोग आसानी से समा सकें। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुख्तलिफ एशियन ममालिक से आने वाले नुमाइंदों के रहने सहने और आओ भगत का भी इंतजाम करना था। लेकिन कॉन्फ्रेंस जिस दिन होनी थी उससे 4 दिन पहले ऐसा तूफान आया कि लाला जी की 2 महीने की मेहनत उसकी जद में आ गई। लाला जी पंडित नेहरू को लेकर पुराने किले के मैदान पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां का नजारा देखकर परेशान हो गए। शामियाना जमीन पर बिखरा पड़ा था। उन्होंने हैरानी और परेशानी में लाला जी को देखा। उस पर लाला जी ने बड़े ही सुकून के साथ कहा,
हिंदुस्तान की पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। सवाल मुल्क की इज्जत का है। लालाजी ने कुछ लोगों को साथ लिया, एक नया मंसूबा तैयार किया और 4 दिन में पहले एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए शामियाना तैयार था। बहुत लाजमी था कि लालाजी आज़ाद हिंदुस्तान की दारुल सल्तनत दिल्ली के पहले वजीर आला होते, लेकिन उम्र ने वफा न की। डमडम हवाई अड्डे पर 22 नवंबर 1951 को हुए हवाई हादसे ने लालाजी को हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया। कहाँ गए वो लोग जो शोला भी थे, शबनम भी? करमन ने वाधिका रस्ते की पॉलिसी को अपनाया और पूरी जिंदगी गुजार कर चले गए। छोड़ गए तो कुछ बुझी बुझी सी यादें, कुछ मिटे मिटे से निशान। ये यादें और ये निशान हमारी विरासत है। ज़रूरत है कि हम इन्हें संभाल कर रखें ताकि आने वाली नस्लों को हम इन्हें बाहिफाजत पहुंचा सकें। लाला देशबंधु गुप्ता और उनकी कभी न थकने वाली कोशिशों को सलाम। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।